हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अच्छी तरह से समझ लिया था। तो आज की लेक्चर वीडियो के अंदर हम सेकेंड टाइप ऑफ टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को डिटेल से समझेंगे। लेकिन इसे डिटेल में समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर हम कैसे पहचानेंगे कि कोई हिंदी में जो वाक्य है या इंग्लिश में जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही है। तो यानी इसे पहचानने के तरीके को समझते हैं। तो हिंदी में जो है कोई भी वाक्य जिसमें आपको दिख जाए रहा, रही, रहे, आ रहा है, तो समझ जाना वो कंटिन्यूअस का टेंस है। और साथ के साथ अगर उसमें अंत जो है वाक्य का है, हूं, हो से हो रहा है तो जान लेना प्रेजेंट है। तो जैसे मैं कोई कुछ वाक्य के एग्जाम्पल देता हूं कि वे खेल रहे हैं, तो इसमें रहे भी आया तो कंटिन्यूअस, हैं, वे खेल रहे हैं तो प्रेजेंट। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें रहा, रही, रहे आ रहा हो और साथ में हैं, हूं, हो भी आ रहा हो तो समझ जाना वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो ये तो बात हुई हिंदी की। अब इंग्लिश में कोई सेंटेंस आप कैसे जानोगे कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही सेंटेंस है? तो उसके लिए आप एक हेल्पिंग मतलब कुछ हेल्पिंग वर्ब हैं इज, एम, आर, अगर वो आ रहे हैं तो समझ जाना कि वो प्रेजेंट का टेंस है। और साथ के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी भी लगा हुआ है तो समझ जाना कि वो कंटिन्यूअस है। तो जैसे मैं कुछ एग्जांपल बताता हूं, दे आर प्लेइंग, तो आर आया और साथ में प्ले ना आगे प्लेइंग आया, आईएनजी लग गया। तो जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हो और इज, एम, आर दिख रहा है तो समझ जाना कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल है। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी में रहा, रही, रहे, ठीक है, और है, हूं, हो के साथ आप समझ जाना प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और इंग्लिश में इज, एम, आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से समझ लेना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो दोनों को एक बार लिख लेते हैं। तो यानी हिंदी में समझने का तरीका है कि रहा है, रही है और रहे हैं। ठीक है, तो इससे हम पहचान सकते हैं रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए मैं कुछ उदाहरण भी आपको दे सकता हूं। उदाहरण हो सकता है क्या कि रमेश खेल रहा है, वह गाना गा रही है, हम बाजार जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि रमेश खेल रहा है, ठीक है, वह गाना गा रही है, हम बाजार जा रहे हैं। तो रहा, रही, रहे आ रहा हो तो समझ जाना कंटिन्यूअस है। और अंत में अगर है, हूं, हो लगा हो तो समझ जाना प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसमें है वाला बनाया। मैं ये भी लिख सकता था तुम खेल रहे हो, तो हो भी आ सकता था। ठीक है, या मैं गाना गा रहा हूं, हूं भी आ सकता था। तो यानी कि है, हूं, हो से अंत हो रहा हो और रहा, रही, रहे भी आ रहा हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब आते हैं कि इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश में पहचानने का तरीका है कि आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया इज, एम, आर दिख जाएगी। अगर इज, एम, आर आ रहा हो, इज, एम, आर, तो समझ जाना कि क्या है, प्रेजेंट है। ये प्रेजेंट को पहचानने के लिए। ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाए। ठीक है, जैसे प्ले ना आके प्लेइंग आ जाए, ठीक है, सिंग ना आके सिंगिंग हो जाए, तो समझ जाना कि वो कंटिन्यूअस को डिपिक्ट कर रहा है, कंटिन्यूअस। ठीक है, तो यहाँ पे भी एग्जाम्पल हम कुछ देख सकते हैं। जैसे ऊपर वाले सेंटेंसेस को मैं करके दिखा देता हूं।
रमेश इज प्लेइंग, रमेश इज प्लेइंग। ऐसे ही वह गाना गा रही है, शी इज सिंगिंग। हम बाजार जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू मार्केट। तो यहां पर हमने क्या देखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है, ठीक है, और इज एम आर में से एक चीज भी आ रही है, तो ये प्रेजेंट को बता रही है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जो है वो कंटिन्यूअस को बता रही है। तो यहाँ पे जो है हमने पहचाना कि हिंदी में हम कैसे जानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को, और इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। अब इसमें इज एम आर की बात आई, तो इज एम आर को मैं पहले ही समझा देता हूं, बार बार नहीं बताऊंगा कि इज एम आर कहाँ यूज होता है। देखो ये हमने वैसे भी समझ लिया था जब यूज ऑफ इज एम आर कर रहे थे, एक बार और समझ लो। इज एम आर, तो इज कहाँ पे यूज होता है, तो इज होता है सिंगुलर वर्ड के लिए, किसी भी नाम के लिए, एनी नेम, ही, शी, इट, ठीक है, किसी भी एक वचन के लिए, किसी के नाम के लिए, ही के लिए, शी के लिए, इट के लिए। एम सिर्फ आई के लिए यूज होता है, यानी सब्जेक्ट, यहाँ पे देखना सही से, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ड हो, एक वचन हो, किसी का नाम हो, ही हो, शी हो, इट हो, तो हम इज यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ड में। अगर जो है सब्जेक्ट आई है तो हम एम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ड, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल वर्ड है, बहुवचन है, बी है, दे है, यू है, तो हम आर हेल्पिंग वर्ड यूज करेंगे। तो समझ आ गया कि हेल्पिंग वर्ड इज एम आर कब यूज करेंगे, तो इसको जो है सही से लर्न कर लेना, क्योंकि पूरे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज आएगा, एम आएगा कि आर आएगा, वो आपको इन्हीं सब्जेक्टों को समझ के पता चलेगा। तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे ट्रांसलेशन के लिए इसे समझेंगे। हाँ, तो आप लोगों को पहचानना आ गया कि डे टू डे लाइफ में कोई हिंदी का वाक्य देखोगे या इंग्लिश का सेंटेंस देखोगे, तो अब आप पता कर सकते हो कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही टेंस है, ठीक है, क्योंकि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट था वो तो ताते ती आता था क्रिया के अंत में, तो वे खाते हैं, हम जाते हैं, तो ते हैं, ये सब आता था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या आता है, रहा रही रहे आता है, तो बिल्कुल ही अलग है उससे। और स्टूडेंट्स को सबसे आसान इन्हीं सेंटेंसेस को समझना और ट्रांसलेट करना लगता है। तो अभी जो है इसको और अच्छे से डिटेल में आप समझ लेते हैं कि आगे कभी कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो सबसे पहले हम किन सेंटेंसेस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ट्रांसलेट करना सीखेंगे, तो एफर्मेटिव, ठीक है। एफर्मेटिव पता है आपको, जिसमें कि कोई भी नहीं या क्वेश्चन वाली बात नहीं होती, बस सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, एफर्मेटिव। तो सबसे पहले रूल जानते हैं, और रूल में कुछ खास है ही नहीं। पहला रूल है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी, वो तो पूरे कंटिन्यूअस में ही आएगा। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का मतलब जो भी वर्ब वहां पे आ रहा होगा, क्रिया आ रही होगी, तो क्रिया सीधा मत लिखना, उसमें आईएनजी भी लगा देना, ठीक है। और दूसरा जो है वो हेल्पिंग वर्ब इज एम और आर, ये यूज होगा। अब ये भी बता चुका हूं, इज कहाँ होगा, एम कहाँ होगा, आर कहाँ होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग वहां से समझ लेना। तो ये था। अब आते हैं फॉर्मेट पे। फॉर्मेट का मतलब तो पता है आप लोगों को कि कौन सी चीज कहाँ पे लगेगी इंग्लिश जब ट्रांसलेट कर रहे होंगे इंग्लिश में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट पता है कर्ता, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर, इन तीनों में से कोई एक चीज आएगी, और ये किसको देख के आएगी, तो ये आएगी सब्जेक्ट को देख के कि क्या लगेगा, ठीक है। इसके बाद प्लस मेन वर्ब, तो मेन वर्ब के जगह मैं लिख देता हूं वर्ब प्लस आई एन
जी, ठीक है। तो वर्ब प्लस आईएनजी आएगी, फिर प्लस अगर प्रीपोजिशन कोई है तो प्रीपोजिशन नहीं है तो इसके बाद सीधा ऑब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप। तो फॉर्मेट क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। अगर प्रीपोजिशन नहीं होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के प्लस आईएनजी के बाद सीधा ऑब्जेक्ट लगा देना, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल समझते हैं इसके। तो हिंदी में मैं लिख रहा हूं कि बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या चीज आती है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है, बच्चे। बच्चे को क्या कहते हैं, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन, उसके बाद चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल वर्ड है। अब प्लूरल वर्ड है तो वहां पे क्या आता है, आर हेल्पिंग वर्ब आता है। तो हेल्पिंग वर्ब पे क्या आ जाएगा, आर। और उड़ाने को क्या कहते हैं, फ्लाई। अब आपको पता है कि फ्लाई के साथ हमें और क्या चीज लगा देनी है, आईएनजी, फ्लाइंग। चिल्ड्रन आर फ्लाइंग, और क्या उड़ा रहे हैं, पतंग, तो काइट। तो चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट। ऐसे हम और भी सेंटेंस ले सकते हैं, जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूं, ठीक है। मैं किताब पढ़ रहा हूं, तो मैं का क्या होगा, आई। और आई के साथ मैंने बताया है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, एम। तो आई एम रीड होता है पढ़ना, और आईएनजी लगा दो, रीडिंग। और क्या चीज पढ़ रहा हूं, ऑब्जेक्ट क्या है, किताब, तो बुक, ठीक है। तो आई एम रीडिंग बुक। अब यहां पे लिखते हैं सीता कपड़े सिल रही है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, सीता कपड़े सिल रही है। तो सीता, अब सीता जो है SEETA या SITA आप लिख सकते हो, नाम अपनी तरफ से हो जाते हैं और कुछ भी हो सकता है। तो मैंने SEETA लिखा है। तो सीता कपड़े सिल रही है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये क्या है, सिंगुलर है या किसी का नाम है, तो नाम के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, इज। तो सीता इज, और सिलने को कहते हैं स्टिच, STICH। अब इसके साथ आईएनजी भी लगा दो, स्टिचिंग। तो सीता इज स्टिचिंग, और क्या सिल रही है, क्लॉथ्स यानी कपड़े, ठीक है। तो सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, मेन वर्ब के साथ आईएनजी आ गया, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ गया, और ऑब्जेक्ट आ गया। ऐसे इसमें भी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट। ऐसे ही सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमने जो है देखा कि आर, यहाँ पे एम, यहाँ पे इज। तो आर एम इज, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो इससे हमने समझ आगे ट्रांसलेट करना भी जान लिया, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए। तो अब समझते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो नेगेटिव, अगर बात करूं नेगेटिव सेंटेंसेस की, तो नेगेटिव सेंटेंसेस में कुछ ज्यादा नहीं बदलता। जो रूल होता है वो सेम एफर्मेटिव की तरह ही रहेगा, ठीक है। क्या कि आपको हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर यूज करना ही है, क्योंकि पूरा जो कंटिन्यूअस उसमें इज, एम, आर यूज हो ही रहा होगा, ठीक है। दूसरा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा ही, और तीसरा जो नॉट है, क्योंकि नेगेटिव आ गया तो नॉट आएगा ही, और हिंदी में नहीं आएगा ही, यानी हिंदी में कहीं ना कहीं नहीं, और इंग्लिश में नॉट आपको दिख ही रहा होगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट आएगा।
अब बात उठती है कि नॉट कहाँ पे आएगा, ठीक है। तो नॉट जो है आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, यानी कि जो इज एम आर है उसके बाद आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद, जैसे एग्जाम्पल के लिए इज नॉट, आर नॉट, ठीक है, ऐसे करके आएगा, ठीक है। ये हो गया रूल। अब फॉर्मेट क्या होगा, तो फॉर्मेट जो है वो वही रहेगा पूरा जो इसका था। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा यानी वर्ब प्लस आईएनजी आएगा, प्लस प्रीपोजिशन, प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे जो है बस एक नॉट एक्स्ट्रा है, बाकी सब सेम है। तो एग्जाम्पल भी समझना आसान हो जाएगा। जैसे मैं कह सकता हूं क्या कि वे पार्क में खेल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वे पार्क में खेल रहे हैं, तो सीधे से वे का क्या हो जाएगा, दे, और दे क्या है, प्लूरल है, क्योंकि वे का मतलब बहुत सारे लोग होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब में क्या आ जाएगा, आर, सब्जेक्ट को देख के होता है, तो दे के साथ आर, तो दे आर, और पार्क में क्या कर रहे हो, प्ले, और प्ले के साथ हमें पता है कि आईएनजी भी लगाना है, तो दे आर प्लेइंग, और कहां पे, इन पार्क यानी ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे प्रीपोजिशन इन क्यों आया, ये प्रीपोजिशन है, क्योंकि किसी चीज के अंदर की बात होती है तो इन आता है, ठीक है। तो दे आर प्लेइंग इन पार्क, ये हो गया। ऐसे ही, और हमें जो है नेगेटिव करना है, तो ये अफर्मेटिव हो गया। नेगेटिव के लिए क्या कर सकते हैं, वे पार्क में, यहाँ पे नहीं डाल दो, वे पार्क में नहीं खेल रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, कुछ नहीं, बस दे आर नॉट प्लेइंग इन पार्क, ठीक है, दे आर नॉट प्लेइंग इन पार्क। तो यानी जो एफर्मेटिव में आपने किया उससे बस क्या चेंज कर रहे हो, नॉट एक्स्ट्रा लगा रहे हो, और हिंदी में नहीं एक्स्ट्रा लगा रहे हो। ऐसे एक और सेंटेंस समझ लेते हैं कि वह विद्यालय नहीं जा रहा है, तो नहीं आ गया, ठीक है, नेगेटिव है, तो ही, और जा रहा लड़का, यानी कि अगर रही होता तो लड़की होता, तो अगर लड़के के लिए वह हो तो ही कहते हैं, ठीक है। ही इज, ही के साथ क्या आता है, इज, और इसके साथ नहीं के लिए नॉट, ही इज नॉट गोइंग, और कहीं की ओर जा रहे होते हैं तो प्रीपोजिशन आता है टू, तो ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, ठीक है। अब इसको भी समझते हैं। देखो, सबसे पहले हमें हिंदी में से क्या निकालना होता है, सब्जेक्ट, कर्ता, तो कर्ता लिख दिया। फिर हेल्पिंग वर्ब ही के साथ क्या आता है, इज आता है, पहले सीखा चुका हूं, तो ही इज। इसके बाद हमने सीखा है कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आता है, नॉट, नॉट लगा दिया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो वर्ब क्या आता है यहाँ पे, जाना, और जाने की इंग्लिश होती है गो, गो में आईएनजी लगा दो, गोइंग। उसके बाद प्रीपोजिशन यहाँ पे कहीं की ओर जा रहे होते हैं तो टू आता है। बाकी सेपरेट लेक्चर जब प्रीपोजिशन का बनेगा तो उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ यूज होता है। लेकिन अभी के लिए कुछ मेन है, टू है कहीं की ओर जाने के लिए यूज होता है, इन है किसी में, ऑन है किसी के ऊपर हो, तो जैसे छत पर खेल रहे हैं, ऑन टेरेस या ऑन रूफ, तो यहाँ पे टू कहीं की ओर जा रहे थे। और फिर अंत में क्या है, कहाँ जा रहे थे, स्कूल, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, स्कूल, तो स्कूल लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये थी आपकी कौन से सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, कौन से टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो इसको भी नोट डाउन करो। तो अब जो है इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के समझते हैं। तो यहाँ देखो, इंटेरोगेटिव की बात होगी तो इंटेरोगेटिव का जो रूल है, रूल कुछ खास नहीं है, जो अफर्मेटिव और उसका चलता था वही चलेगा।
तो रूल में वही है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, ठीक है, तो यही रूल है। दूसरा यही है कि जो यूज है वो हेल्पिंग वर्ब का होगा, और हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या है, वही इज, एम, आर, ठीक है। बस ये याद रखना है कि अब इज, एम, आर जो यूज होगा वो बिफोर सब्जेक्ट, यानी कर्ता से पहले होंगे। जैसे हमने याद है डू डज जो देखा था किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज सब्जेक्ट से पहले लगने लग गया था इंटरोगेटिव में, वैसे इसमें भी होगा, ठीक है। और तीसरा कि क्वेश्चन मार्क आएगा सेंटेंस के अंत में, ठीक है, किसमें, एंड ऑफ सेंटेंस यानी वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है, क्योंकि इंटरोगेटिव है और उसमें तो आता ही है। और इंटरोगेटिव याद होगा हमें, उसमें हमने दो तरीके के इंटरोगेटिव सीखे थे, किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। वैसे यहाँ पे भी दो तरह के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे, एक जिनका जवाब हम यस नो में दे देंगे और एक जिनका जवाब हमें वाक्य में देना होगा या कुछ शब्दों में देना होगा। तो यस नो वाले जो हैं स्टार्ट होंगे किससे, हेल्पिंग वर्ब से, और सेंटेंस वाले जो स्टार्ट होंगे वो किससे होंगे, WH फैमिली से। किससे, WH फैमिली से, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हुम, हुज, ऐसे करके। तो यहाँ पे जो है आपको ये भी देखना होगा कि जिनका आंसर आप यस नो में दे रहोगे तो उसमें WH फैमिली मत लाना, सीधा इज, एम, आर से शुरू करना। और अगर उसका जो जवाब है, आंसर है, आपको लगता है कि आपको वाक्य में देना पड़ेगा तो WH फैमिली भी यूज करना, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। तो यहाँ पे उसी को समझते हैं। तो देखो फॉर्मेट से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो कि WH फैमिली भी यूज होती है, लेकिन कंडीशनल मतलब शर्त है कि वो कब यूज होगी, ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी यूज कर दोगे आप, ठीक है। तो फॉर्मेट में दो तरीके के फॉर्मेट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों फॉर्मेट को समझ लेते हैं। देखो पहला, यस नो में जवाब देने वाले जो सेंटेंसेस होंगे उनका जो इंटरोगेटिव है वो कैसे होगा। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, और हेल्पिंग वर्ब आपको पता है इज, एम, आर में से एक चीज होगी, ठीक है। और ये किसको देखते होती है, सब्जेक्ट को। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर जो है वो क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, अगर प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन, नहीं तो ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। तो क्या फॉर्मेट बन गया, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। और अगर सेंटेंस में जवाब देने वाला है, ठीक है, वाक्य में आप जवाब दे पा रहे हो, तो सबसे पहले WH फैमिली, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों का एक एग्जांपल समझ लेते हैं, क्योंकि ट्रांसलेशन तो आपने अफर्मेटिव और नेगेटिव सीखी तो उसी ढंग से होगी, तो इसीलिए दोनों का सिर्फ एक एक सेंटेंस बता दे रहा हूँ, बाकी प्रैक्टिस करना, और नहीं आएगा तो आप डाउट में पूछ सकते हो। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में मैं ले लेता हूँ, क्या माता जी खाना पका रही है। तो अब देखो जब मैंने ऐसा कहा क्या माता जी खाना पका रही है, तो अगर पका रही होंगी तो आप हाँ कह सकते हो, यस में आंसर दे सकते हो, नहीं पका रही होंगी तो आप आंसर जो है नो में दे सकते हो। तो यानी इसका आंसर यस नो में दिया जा सकता है। तो इसको हम कहा किससे स्टार्ट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से। और माता जी जो है वो क्या है, सिंगुलर है, किसी का नाम है, तो इज हेल्पिंग वर्ब आएगा। और फिर उसके बाद सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज आ गया, फिर सब्जेक्ट क्या है, मदर, इज मदर। अब इसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है हमारे पास, जो पकाना, तो कुक, और कुक के साथ आईएनजी लगा दो, कुकिंग। तो क्या माता जी खाना पका रही हैं, कुकिंग
और खाना का हो जाएगा फूड और क्वेश्चन मार्क। इज मदर कुकिंग फूड, क्या माता जी खाना पका रही है, हो गया। अब ऐसा सेंटेंस लेते हैं जिसका जवाब जो है हम यस नो में नहीं दे सकते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है, मैंने कहा तुम कहाँ जा रहे हो, तो अब आप खुद बताओ कि इसका जवाब आप यस नो में दे सकते हो। जैसे आपसे कोई पूछे कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो आप कहोगे ना मैं बाजार जा रहा हूँ या बाजार जा रही हूँ या मंदिर जा रहा हूँ या जा रही हूँ, स्कूल जा रहा हूँ या जा रही हूँ। तो ऐसे करके आप आंसर दोगे, सेंटेंस में दोगे या कुछ वर्ड्स में दोगे, लेकिन दोगे आंसर। तो वहां पे जो है क्या हो जाएगा कि हम WH फैमिली से स्टार्ट करेंगे। तो कहाँ है, कहाँ की WH फैमिली में क्या इंग्लिश होती है, वेयर, वेयर। उसके बाद तुम के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, यू के साथ आर, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है, तुम कहाँ जा रहे हो। तो समझ आ गया। तो यहाँ पे ऐसे ही आपको कहा गया होता कि तुम कब आ रहे हो, तो आप कहते व्हेन आर यू कमिंग, क्योंकि कब का क्या होता है व्हेन, ठीक है। इसके बाद तुम क्या खा रहे हो, तो व्हाट आर यू ईटिंग। ऐसे ही होता कि मैं बोलता कि तुम क्या खेल रहे हो, तो व्हाट आर यू प्लेइंग। तो ऐसे करके जो है हम क्या करते हैं WH फैमिली का यूज कर देते हैं और साथ में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और आगे कंटिन्यू, जब हमें आंसर जो है वो सेंटेंस में या कुछ ग्रुप आगे वर्ड्स में देना पड़ता है। तो ये था आपका इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव में पूरा रूल जो है सेम रहेगा, पूरा रूल सेम है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing आएगी, ऐसे ही हेल्पिंग वर्ब आएगा ही आएगा, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर ही आएगा, ऐसे ही क्वेश्चन मार्क आएगा। इसके अलावा WH कंडीशनल है कि WH फैमिली आ भी सकती है और नहीं भी, डिपेंड करता है सेंटेंस कैसा है। और लास्ट में एक नॉट याद रखना, और नॉट कहाँ पे आएगा, आफ्टर सब्जेक्ट, आफ्टर सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट के बाद। तो एक नॉट बढ़ जाएगा, बाकी सब चीज सेम रहेगी। फॉर्मेट भी सेम ही रहेगा। अब फॉर्मेट सेम कैसे रहेगा, तो यहाँ पे जो है नॉर्मली यस नो वालों में जिसका जवाब यस नो में दे सकते हो, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing आएगी, फिर प्रीपोजिशन अगर आ रहा हुआ तो आएगा, फिर ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही सेंटेंस में अगर जवाब देने वाला होगा तो उसका फॉर्मेट क्या बनेगा, तो WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर मैं देखा कि WH बस बढ़ गया ज्यादा, बाकी सारी चीज सेम है। अगर हम वाक्य में जवाब देने वाले सेंटेंसेस की इंग्लिश ट्रांसलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है फिर एग्जांपल ले लेते हैं। तो अब इन सेंटेंसेस को भी देख सकते हो या और भी कोई ले सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे कह सकता हूँ तुम, या तुम इस बार छोड़ देता हूँ, कुछ और ले लेते हैं। वह क्यों नहीं खा रहा है, ठीक है। मैंने कहा कि वह क्यों नहीं खा रहा है, तो उसे भूख नहीं है या बीमार है, ठीक है। कोई भी ऐसा जवाब आप दोगे सेंटेंस में, और क्यों की होती है वाई, तो वाई, और वह जो है और रहा है, तो यानी रहा लड़के के लिए होता है, रही नहीं है, और वह लड़के के लिए क्या होता है ही, और ही के लिए क्या आता है इज, तो वाई इज ही। अब नहीं का हो जाएगा सब्जेक्ट का, मैंने कहा नॉट, तो वाई इज ही नॉट ईटिंग, ठीक है। तो वाई इज ही नॉट ईटिंग, वह क्यों नहीं खा रहा है, तो इसका हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से आप मिला सकते हो। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, WH फैमिली लगाई क्योंकि सेंटेंस वाला जवाब था। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाई, तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, इज आता है। फिर जो सब्जेक्ट था हमारा वह था ही, तो हमने ही लगा दिया लड़के के लिए। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, नॉट, नॉट लगा दिया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing लगा दी, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट होता तो हम ऑब्जेक्ट भी लगा देते, जैसे ये होता वह खाना क्यों नहीं खा रहा है,
तो यहाँ पे होता ईटिंग, फूड भी लगा देते, ठीक है। ऐसे एक और सेंटेंस हम देख सकते हैं, क्या वह सो नहीं रही है, तो यहाँ पे लड़की के लिए ले लिया वह, ठीक है, रही और वह। लेकिन आप कह सकते हो वह सो रही होगी, नहीं सो रही होगी तो हाँ, और सो रही होगी तो ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो वह इज, क्योंकि इसका जवाब हाँ ना में दे सकते हैं, तो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट करेंगे। इज शी नॉट स्लीपिंग, ठीक है, तो इज शी नॉट स्लीपिंग, तो ये याद रख लेना कि इज शी नॉट स्लीपिंग। और